हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली प्रैक्टिस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ये नई प्रैक्टिस सीरीज शुरू की है शाम को 8 बजे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 10th क्लास के मैथ्स के ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का पेपर, जो कि 2019-2020 का पेपर है, स्टैंडर्ड का पेपर है। वो हम पूरा सोल्व करेंगे। ओनली टर्म 2 सिलेबस के ही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस मैंने इसमें स्किप कर दिए हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप पूरा दिन चाहे कुछ भी करें, लेकिन 20 से 25 मिनट इस डेली प्रैक्टिस सीरीज के लिए अपने जरूर बचा कर रखें, जो कि शाम को 8 बजे मिलती है आपको डेली। ओके, हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब पहले पेपर होता था तो उसमें फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते थे और बाकी के क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते थे। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस उठा लिए हैं जो भी टर्म 2 में सिलेबस में आने वाले हैं। तो ठीक है, फर्स्ट क्या है? द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो सिंपल है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 है, इक्वल टू में 0.04 लिख दो, और x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.04, दैट इज प्लस माइनस 0.2। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। इस एपी का कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस देखो, एपी है ये तो इसने दे ही दिया। बस सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 भी आप कर सकते हो। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, a2 मैंने लिखा 1 माइनस p अपॉन p, और माइनस कर दिया a1 यानी कि 1/p। ये d के इक्वल आ गया, डिफरेंस के इक्वल। मैंने एलसीएम लिया तो p आया 1 माइनस पी माइनस 1। ठीक है, -1 से -1 कट हो गया, ये आ गया माइनस पी बाय पी, यानी कि -1 आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। काफी इजी क्वेश्चन था। -1 यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द nth टर्म ऑफ एपी इज। एपी का क्वेश्चन है, इसकी nth टर्म हमें बतानी है। nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म इसमें a दी हुई है, प्लस n माइनस 1। अब डिफरेंस क्या दिया हुआ है? देखो, सेकंड टर्म 3a है और फर्स्ट टर्म a है, माइनस किया तो 2a। तो d क्या आ गया? 2a के इक्वल आ गया। वैल्यू पुट की, सोल्व करते हैं। a प्लस 2a इंटू एन, 2an, और माइनस 2a। तो देखो, ये तो अलग टर्म है 2an, और ये a माइनस 2a बनता है माइनस a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो, 2n माइनस 1 इंटू a, यानी कि b इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। b इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये रहा। ये 1 मार्क क्वेश्चन है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजीशंस O1 एंड O2। देखो, O1 और O2 क्या है? ऑब्जर्विंग पोजीशन है, यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है ऑफ द ऑब्जेक्ट ए के लिए? देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैं आपको बता देता हूं, किसी भी पॉइंट से अगर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है नीचे की तरफ। कहां से बनता है वो? हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इस टाइप का एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो पहले O1 और फिर O2 से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, ये हमें बताना है। देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो, ये जो एंगल होगा वो O1 से एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। O1 से ए के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा ये टोटल 90 है, तो ये 60, तो ये कितना आया? 30। तो इसको तो हम लिख देंगे 30। और ये देखो, ये पूरा एंगल 45 गिवन है क्वेश्चन में, तो ये अल्टरनेट एंगल 45, यानी कि इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन O2 से
45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया। बस यही दो एंगल्स फाइंड करने थे और कुछ भी नहीं करना था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन गिवन फिगर 2, ये डायग्राम दिया हुआ है, द लेंथ पीबी इज इक्वल टू, ये भी एक नंबर का ही क्वेश्चन है, पीबी निकालना है, पीबी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सिंपली पाइथागोरस लगेगी। कैसे भाई, मुझे पता है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, एंगल हो गया 90 डिग्री, तो एपी निकाल सकता हूं मैं। कैसे भाई, एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए या ए ओ स्क्वायर। ठीक है, एपी स्क्वायर मुझे पता नहीं है, एक्स मान लो तो एक्स का स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9 इक्वल टू ए ओ स्क्वायर यानी कि 25। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 और एक्स की वैल्यू आ गई 4, यानी कि एपी 4 है। अब जितना एपी है उतना ही तो पीबी होगा, उतना ही तो पीबी होगा, क्योंकि ये भी वही कंडीशन बना रहा है, ये 5 है, ये 3 है, ये पाइथागोरस लगेगी, ये भी तो 4 आएगा। तो मैं लिख सकता हूं पीबी, पीबी इज इक्वल टू 4। अच्छा ये ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन क्या होती है, जैसे जनरली ए बी के बारे में पूछा जाता है तो हम कहीं ये सोच ले कि ये 4 ये भी 4, टोटल 8 हो गया, हम 8 लिख दे। नहीं, ध्यान से देखो क्या पूछा गया है, पीबी पूछा गया है जो कि 4 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं, क्या बोला गया है, फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस, इनके क्लास मार्क्स निकालने हैं। क्या होता है क्लास मार्क, क्लास मार्क होता है बीच वाली वैल्यू, क्लास मार्क्स होता है बीच वाली वैल्यू। कैसे निकाला जाता है क्लास मार्क, वो निकाला जाता है लोअर लिमिट यानी कि एल एल प्लस अपर लिमिट यानी कि यूएल डिवाइडेड बाई 2, बीच वाले नंबर को, जैसे मान लो कोई 10 से 20 की एक क्लास इंटरवल है, तो 15 उसका क्लास मार्क हो गया, क्लास मार्क उसका 15 हो गया। बीच वाली वैल्यू को हम क्लास मार्क बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई में 2। ठीक है, तो इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा, क्लास मार्क फॉर 20 to 50, इसका क्या होगा 20 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 35। ये फर्स्ट वाले का क्लास मार्क हो जाएगा। सेकंड वाले का क्लास मार्क अगर हम देखें तो लोअर लिमिट 35 है, अपर लिमिट 60 है, डिवाइडेड बाई 2 किया तो 95 बाई 2 यानी कि 47.5 आ जाएगा। तो ये दो इसके क्लास मार्क निकल चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड निकालना है। देखो मोड पूरा प्रोसीजर के साथ बता देता हूं आपको। हमें क्लास दी हुई है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 8, 9, 10, 3, 2। ओके, देखिए जब भी हमें मोड निकालना होता है हम तीन फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। कौन सी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 नाम देते हैं, और उसकी जो सामने वाली क्लास है उसे हम नाम देते हैं मॉडल क्लास। ये मोड निकालने का तरीका है, इसे हम नाम देते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, अब जो इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है उसे हम नाम देते हैं एफ नोट, जो इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है उसे हम नाम देते हैं एफ टू, एफ टू। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या होता है भाई मोड का, वो फॉर्मूला मैं लिखता हूं, मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। अब ये क्या क्या चीजें हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास हमारे सामने है, इसकी जो लोअर लिमिट है देखो 30, वो क्या है एल है। F1 10 है, एफ नोट ऊपर वाली 9, ओके, F2, F2 इससे नीचे वाली 3, और H, H होती है क्लास हाइट, H होती है क्लास हाइट। क्लास हाइट क्या होती है, इनका डिफरेंस, क्लास में कितना डिफरेंस है, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होती है H। ठीक है, मोड निकाल देते हैं। L लोअर लिमिट कितना है 30 प्लस F1 10 है, 10 में से F नोट यानी कि 9 माइनस किया तो 1 बच गया,
डिवाइडेड बाय नीचे 2f1 यानी कि 20 माइनस f0 20 में से 9 माइनस किए तो 11 माइनस 3 11 माइनस 3 8 बन गया इनटू में क्लास हाइट डिफरेंस देखो हर एक क्लास में सेम ही डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्लास हाइट कहलाता है कितना है 5 का डिफरेंस है तो क्या बना 30 प्लस 5/8 30 प्लस 5/8 या मैं इसको लिख देखो 5/8 को क्या लिखा जा सकता है 0.625 लिखा जा सकता है तो 30 प्लस 0.625 यानी कि मोड आ गया 30.625 बस यही निकालना था इसके अंदर यही मोड हमें निकालना था आई होप एक एक चीज समझ में आई होगी आपको ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है देखते क्या बोल रहा है फ्रॉम सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है और बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर है एक राइट सर्कुलर कोन सेम हाइट और सेम बेस का निकाल दिया गया रिमूव कर दिया गया कैसा कैसे ये देखो ये एक सिलेंडर है ये एक सिलेंडर है इसमें से एक कोन राइट सर्कुलर कोन जिसकी रेडियस बिल्कुल वही है यानी कि इसकी रेडियस 6 है सिलेंडर की तो कोन की भी रेडियस 6 है और इसकी हाइट 14 है तो इसकी भी हाइट 14 सेंटीमीटर के ही इक्वल है इतना कोन इसमें से रिमूव कर दिया गया निकाल दिया गया ये कोन हटा दिया गया अब क्या कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड अब जो बच गया उसका वॉल्यूम भाई सीधी सी बात है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन सिंपल सा लॉजिक है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अब सारी चीजें तो सेम है तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन लिया इधर बचा 1 और इधर बचा 1/3 1 माइनस 1/3 2/3 तो ये क्या बना 2/3 पाई अब मैं वैल्यू पुट करता हूं पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर आर क्या है 6 तो 6 इंटू 6 इंटू हाइट हाइट कितनी है हाइट है 14 हाइट है 14 ओके अब सोल्व करते हैं जरा 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4 हो गया 4 6 जा 24 24 2 जा 48 48 2 जा 96 तो फाइनली आ गया इसका 96 का 6 6 प्लस 9 15 और 9 प्लस 1 10 ये मल्टीप्लाई करके 1056 सेंटीमीटर क्यूब रिमेनिंग जो सॉलिड था उसका वॉल्यूम निकाल दिया काफी इजी क्वेश्चन था ये भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इफ ए सर्कल touches the side BC of triangle ABC at P and extended sides AB and AC at Q and R respectively then prove that देखो क्या बोला गया पहले इसको अच्छे से हम समझते हैं उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे भाई एक सर्कल दिया हुआ है एक सर्कल दिया हुआ है और ये ट्रायंगल की एक्सटेंडेड साइड्स को इस तरीके से टच कर रहा है और एक साइड को कुछ इस तरीके से यहां पर ये टच कर रहा है कौन कौन सी साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी यानी कि ये तो साइड बीसी है बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एट पी इसको तो पी पे टच कर रहा है एंड एक्सटेंडेड साइड्स ए बी एंड ए सी और ये ए पॉइंट है ए बी को एक्सटेंड करने पर उसको टच कर रहा है क्यू पे और AC को एक्सटेंड करने पर ये टच कर रहा है R पे तो प्रूव करना है कि ये जो AQ है ना AQ वो हाफ ऑफ दिस है ठीक है तो सबसे पहले वही गिवन में आएगा कि ये टच कर रहा है यानी कि ये टेंजेंट्स है भाई AQ AR एंड BC आर टेंजेंट्स टू सर्कल गिवन में ये लिख सकते हैं फिर आएगा टू प्रूव जो कि सेम टू सेम यही लिख देना है सेम टू सेम टू प्रूव में तो यही आ जाएगा अब हम
ए क्यू निकालना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि भाई ए क्यू इक्वल है ए आर के। ए क्यू और ए आर एक दूसरे के इक्वल हैं। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या मैं 2AQ लिख सकता हूं? देखो, ए क्यू और ए आर को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या मैं इसको ए क्यू प्लस ए क्यू 2AQ लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसमें कोई भी डाउट वाली बात ही नहीं है। या मैं ऐसे लिखता हूं, देखो ऐसे लिखता हूं मैं कि 2AQ इज इक्वल टू ए क्यू प्लस ए आर। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ए क्यू और ए आर एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। दीज आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए एक दूसरे के। अच्छा, अब देखो, इसी को आगे सोल्व करता हूं। 2AQ को ही, ए क्यू को क्या मैं ए बी प्लस बी क्यू लिख दूं? ए क्यू को ए बी प्लस बी क्यू लिख दिया। ए आर को ए सी प्लस सी आर लिख देता हूं। ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए बी बी क्यू आपको दिख रहा है, बी क्यू ये है। बी पॉइंट से दो टेंजेंट बी क्यू और बीपी भाई इक्वल होनी चाहिए। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है तो बी क्यू को मैं बीपी लिख सकता हूं। यहां पर ये बात हम लिख देंगे पहले ही ऑलरेडी कि वी नो दैट बी क्यू इज इक्वल टू बीपी। बी क्यू बीपी के इक्वल है तो ये बी क्यू की जगह बीपी लिख दिया। ओके, इसी तरीके से ए सी, ये देखो सी आर। सी आर किसके इक्वल है? सीपी के इक्वल आ रहा है। सी आर सी पी के इक्वल आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इस ए सी को तो चेंज नहीं किया, मैंने इस सी आर की जगह सी पी लिख दिया। सी आर की जगह सी पी लिख दिया। और ये भी मैं यहां लिख दूंगा कि सी आर इक्वल टू सी पी। लॉजिक ये वाला रहेगा कि टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट, इसमें पॉइंट अलग अलग होंगे। देखो, ये तो पहला तो है टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी और ये है टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, ओके, ये लिख दिया। अब देखो भाई, ए बी तो मुझे चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी को रहने दो। अच्छा, ए सी या सी ए बात एक ही है, वो भी मुझे चाहिए था, वो भी मैंने रहने दिया। बीपी और सीपी क्या बनता है? बीपी, देखो डायग्राम में बीपी और सीपी मिलाकर बनेगा बीसी। तो मैंने लिख दिया बीसी, मैंने लिख दिया बीसी। तो 2AQ इक्वल टू दिस आ गया। ये तो 2AQ है, तो AQ क्या होगा भाई? 2 इधर जाएगा, 1/2 हो जाएगा किसका? AB प्लस CA प्लस BC। और हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव। तो इस तरीके से इसको हमें प्रूव करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, एपी का आ गया। एपी का क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और बोर्ड में पूछा जाता रहा है ऐसा क्वेश्चन। कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म है? फर्स्ट नेगेटिव कैसे निकालेंगे भाई? nth टर्म को फर्स्ट नेगेटिव टर्म मान लेता हूं मैं। मैंने मान लिया कि nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो nth टर्म लेस देन 0 तो होनी चाहिए। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लेस देन 0 होनी चाहिए। a क्या है? 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? डी है -3/4। कैसे पता चला भाई? यहां से देखो, 19 4 जा 76 प्लस 1 77/4। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 20, एलसीएम लेंगे 477 माइनस 80, -3/4 आ गया। तो डी की जगह मैंने लिख दिया -3/4 लेस देन 0। सोल्व करते हैं। 20 देन -3/4 इंटू एन -3n/4, देन -3/4 इंटू -1 +3/4 और ये है लेस देन 0। देखो, ये जो वेरिएबल वाली टर्म है ना, जहां पर n है उसको मैं नेगेटिव में नहीं रखता, उसको इधर ले आता हूं, तो वो इधर आकर बन गया पॉजिटिव का 3n/4। ये साइन एज इट इज रहेगा। और 20
और 3/4 80, 83/4 83/4 बन गया। 83/4 देख सकते हो आपकी 4 से 4 कट हो रहा है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनी, ये बन गई भाई 83 लेस देन 3n, या 3 इधर ले जाता हूं मैं तो n ग्रेटर देन 83/3, या n ग्रेटर देन, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं देन क्या बन रहा है 27/2/3, ये बन रहा है 27/2/3 बन रहा है। यानी कि n इससे बड़ा होना चाहिए तभी वो टर्म नेगेटिव होगी। अच्छा, फर्स्ट नेगेटिव कब होगी, जब इससे जस्ट अगला ही नंबर ले लेंगे हम। इट मींस n शुड बी इक्वल टू 28। n इससे अगला नंबर, अगला नेचुरल नंबर लेना है। n 28 यानी कि 28वीं टर्म पहली नेगेटिव टर्म हो जाएगी। बिल्कुल एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। 28th टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगी, 28th टर्म। चलिए, इसका और वाला पार्ट है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम सोल्व करते हैं, वो भी हम सोल्व करते हैं, वो भी हम सोल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एपी। देखो मिडल टर्म, अगर आप जो मेरी अरिहंत वाली सीरीज है उसको आप देखेंगे, जिसमें मैंने अरिहंत के क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, तो उसमें तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही जल्दी और इजीली हम निकाल सकते हैं। बीच वाली टर्म कैसे निकालेंगे, खाली फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, मिडल टर्म निकल जाएगी। देखो 247 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं इसको करता हूं तो ये बन रहा है 254/2, यानी कि 127 डायरेक्ट निकल जाएगी। लेकिन ऐसे निकालनी नहीं है अपने को, अपने को तो पूरा प्रोसीजर यूज करना है और मिडल टर्म पूरा सब्जेक्टिव की तरह करना है। इसको कैसे करेंगे मैं पूरा अच्छे से बताता हूं। भाई मिडल, बीच वाली कौन सी टर्म है, उसके लिए पहले ये तो पता चले कि टोटल कितनी टर्म है, तभी तो हम डिसाइड करेंगे बीच में कौन सी आएगी। हम टोटल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, nth टर्म हमें पता है 247 है, हमें a पता है 7 के इक्वल है, a 7 के इक्वल दिया हुआ है, और d कॉमन डिफरेंस 6 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनता है भाई, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी के 6, डी कैसे निकाला, सेकंड माइनस फर्स्ट करके, इक्वल टू 247, 7 इधर जाएगा माइनस हो गया, n-1 इंटू 6 बन गया 240, 6 डिवाइड हो गया, n-1 बन गया 40, और n की वैल्यू आ गई 41, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 41। अच्छा, अब मिडल वाली टर्म हमें ढूंढनी है, कैसे ढूंढेंगे भाई, देखो हमने मीडियन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, आपने 9th क्लास में मीडियन का कंसेप्ट पढ़ा था। मीडियन क्या होती है, बीच वाली जो भी टर्म होगी वही मीडियन कहलाती थी। निकालते कैसे थे हम भाई, n जब भी ओड नंबर है, यानी कि टोटल जब भी ओड नंबर है अपने पास, तो बीच वाली टर्म कैसे निकलती थी, n+1/2, ये वाली जो भी टर्म हो वो मीडियन हो जाती थी, यानी कि ये वाली बीच वाली टर्म होती थी। अगर n इवन होता था तब दो मिडल टर्म निकलती थी, दोनों का मीन लेते थे हम। आपको याद होगा, अगर n इवन होता है, n इवन हो, ये मैं 9th की बात बता रहा हूं, अभी 10th वाले पे वापस आएंगे, थोड़ा कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। n अगर इवन है तो n/2 और इससे अगली टर्म, ये दोनों मिडल वाली टर्म होती है। दो मिडल टर्म होती है अगर इवन नंबर हो, जैसे कि मान लो 4 नंबर है आपके पास, 4 नंबर है, मैं कहता हूं या 4 आदमी है, बीच वाले कौन से होंगे, ये दो आदमी बीच वाले होंगे, किसी एक को आप बीच वाला नहीं कह सकते, तो ये दो बीच में हो गए। अच्छा, अगर जबकि 5 है तो आप कह सकते हो, जबकि 5 है तो सबसे बीच में कौन बैठा है, ये वाला आदमी बैठा है, 5 है तो एक आदमी क्लियरली, जैसे कि ओड नंबर है तो मीडियन निकाल सकते हैं ये वाली टर्म, लेकिन इवन नंबर है तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, इनको ऐड करके बाय 2 मीन लेते थे। लेकिन एक्चुअल में मिडल टर्म ये दो आती हैं जब इवन नंबर हो, तो इवन नंबर हो तो मिडल टर्म दो आती है, ओड नंबर हो तो एक ही मिडल टर्म आती है। कौन सी मिडल टर्म आती है, n+1/2th,
ये जोन सी भी टर्म होगी वो मिडल टर्म होगी। ये किसी भी n के लिए ट्रू होता है। ये जब भी हमें बीच वाली टर्म निकाल, जैसे कि मान लो यही एग्जांपल लेता हूं मैं, 7 बंदे बैठे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंदे बैठे हैं, ठीक है। हमें ये पता लगाना भाई कौन सा सबसे बीच में बैठा है, तो 7 में एक जोड़ दो n+1 और 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 4, यानी कि जो फोर्थ बंदा है वो बीचों बीच बैठा है। चेक करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये बंदा बीचों बीच है, देख लो 3 इधर है और 3 इधर है, बिल्कुल सही है। तो ये मिडल टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो अच्छा, अब मेरे को पता है कि टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स है भाई, 41 टर्म है, 41 टर्म्स है। अब मिडल टर्म कैसे निकालेंगे, मिडल वाली कौन सी टर्म होगी, मिडल वाली होगी 41 प्लस 1/2th टर्म, ये कौन सी टर्म आ रही, ये वाली जो आएगी, यानी कि 42/2, 21st टर्म जो भी होगी वो मिडल टर्म होगी। कौन सी है भाई 21st टर्म, a+20d, ये 21st टर्म होगी इसकी, a+20, a+20d, ठीक है। निकालते हैं इसको भाई, a कितना है, a 7 है, +20 × d कितना है, d 6 है, तो 120 + 7, ये आ गया 127। ये मिडल टर्म इस प्रोसीजर के थ्रू हमें निकालनी पड़ेगी। पहले n निकालना है, फिर मिडल टर्म इस फॉर्मूले से हमें बतानी है कौन से वाली होगी, फिर उसकी वैल्यू निकालनी है हमें। 127 ये मिडल टर्म होगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इन, अच्छा ये एनसीईआरटी का ही है, ये एनसीईआरटी में से दिया हुआ क्वेश्चन है, दैट वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, एक नहर में से पानी फ्लो हो रहा है, एक नहर है उसमें से पानी फ्लो हो रहा है। देखो नहर को कुछ एक बार इस तरीके से मैंने शो कर दिया, कुछ इस तरीके से मैंने शो कर दिया, यहां से पानी फ्लो हो रहा है, इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें से पानी फ्लो हो रहा है। अच्छा, जो कि 6 मीटर वाइड है, ये नहर 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है, 1.5 मीटर डीप है, और ये किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। देखो पानी किसी स्पीड से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 10 किलोमीटर की लेंथ के अंदर जितना भी पानी है ना, वो 1 घंटे में आ जाता है, 1 घंटे में नीचे गिर जाता है, ठीक है, 1 घंटे में आगे चला जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसमें से जो पानी गिर रहा है, अब ये क्या कह रहा है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, ये कितना एरिया में सिंचाई कर सकता है, पानी डाल सकता है, 30 मिनट में, 30 मिनट में। अगर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए तो भाई ये पानी कहां जा रहा है, खेत में जा रहा है, ये पानी एक खेत में जा रहा है। और वो जो खेत है वो किस तरीके का है, उसने ये बोला है कि वो खेत ऐसा है कि उसमें 8 सेंटीमीटर का पानी तो चाहिए ही चाहिए, 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी, स्टैंडिंग वाटर, मतलब इतना पानी उसमें परमानेंट होना चाहिए, मतलब इतना पानी भर जाना चाहिए, ठीक है। अब ये 30 मिनट में कितने एरिया में इतना पानी डाल पाएगा, ये हमें बताना है। देखो सिंपल सा लॉजिक है भाई, 1 घंटे में कितना वॉल्यूम पानी का गिर रहा है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे भाई, लेंथ हमें क्या लेनी पड़ेगी भाई, 10 किलोमीटर हमें लेनी पड़ेगी। हम ये निकालेंगे वॉल्यूम इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना वॉल्यूम निकलता है, 10 किलोमीटर, यानी कि मीटर में बना लिया। फिर इंटू, ये तो लेंथ हो गई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है 6 और हाइट क्या है 1.5, ये तो 1 घंटे में। हमें आधे घंटे में ही चाहिए, 30 मिनट में, 30 मिनट में चाहिए तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इन 30 मिनट्स 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 10 × 1000 × 6 × 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये 30 मिनट में इतना वॉल्यूम पानी का इसमें आ पाएगा। अच्छा, अब इसका एरिया, कितना एरिया इरिगेट करेगा, ए मान लेता हूं मैं, ए एरिया लेट इरिगेट करता है, ठीक है, ए एरिया इरिगेट करेगा, और हाइट इसकी कितनी है
8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो भाई इस पानी का वॉल्यूम और यहाँ से जो पानी गिरा है वो तो सेम होगा ना, वो वॉल्यूम तो सेम होगा। हम इन दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल रख देते हैं। देखो ये वाला वॉल्यूम कितना है, 10 इंटू 1000 इंटू 6 इंटू 1.5 और डिवाइडेड बाई 2। ये वॉल्यूम था 30 मिनट में जितना गिर रहा था। और उधर वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट भी होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। एरिया ए है, हाइट को मैंने एच मान लिया, एक्चुअल में ये एल बी एच वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने, कंफ्यूज मत होना। एरिया क्या है, एल इंटू बी इंटू एच, तो है तो वॉल्यूम ही है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एरिया इंटू हाइट डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, हाइट की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूं, क्या रखूंगा, 8 सेंटीमीटर। लेकिन दिक्कत यह है सब कुछ मैंने मीटर में लिया है। देखो 1 किलोमीटर में था, मीटर में ले लिया, ये मीटर में, ये मीटर में, तो 8 सेंटीमीटर को क्यों सेंटीमीटर में छोड़े, हम इसको भी मीटर में लेने के लिए बाय में 100 कर दिया। सोल्व ही करना है खाली, और कुछ नहीं करना। आप देखो ए आ जाएगा कैसे भाई, 10 इंटू 1000 इंटू 6 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 तो ऑलरेडी है ही। 8 इधर से नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब 2 से ये कट हो गया 3 पे, 3 पे कट हो गया। 8 से ये कट हुआ 125, 125 इंटू 3, 375, 375 को अगर मैं 15 से करता हूं तो 15 5 जा 75, 15 7 जा 105, 105 प्लस 7 112 का 2 आ गया 11, 15 3 जा 45, 45 प्लस 11 56। और एक पॉइंट से एक जीरो तो कट हो जाएगी, दो जीरोस बचेंगी, दो जीरोस। इतना मीटर स्क्वायर एरिया को ये इरिगेट कर सकता है, ये इसका आंसर होगा। तो इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ओके, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखते हैं और फिर इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि स्पेस मिल जाए मुझे। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्या है क्लास इंटरवल, 11 टू 13, 13 टू 15, 15 टू 17, 17 टू 19, 19 टू 21, 21 टू 23 एंड 23 टू 25। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी लिख लेता हूं, उसके बाद मैं पढ़ने वाला हूं क्वेश्चन को। ये मैंने लिख लिया, पहले मैंने ये लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन देखता हूं क्या बोला गया है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। मीन दिया हुआ है, यानी कि मीन को हम एक्स बार बोलते हैं, एक्स बार दिया हुआ है 18। द फ्रीक्वेंसी एफ इन द क्लास इंटरवल 19 टू 21 इज मिसिंग, ये मिसिंग है, ये वाली मिस है, तो डिटरमाइन एफ, वही एफ हमें फाइंड करना है। देखो मीन का डायरेक्ट वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है भाई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अच्छा, एफ आई हम किसको बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वाले को। पहले इसका सम कर लेते हैं। इसका सम क्या होगा, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 5 23, 23 23 और ये हो गया 36, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस एफ, इसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल सम आ रहा है। ठीक है, 40 प्लस एफ आ गया। अच्छा, उसके बाद एफ आई एक्स आई किसको बोल रहा हूं मैं भाई, एक्स आई का एक कॉलम बनता है मीन निकालते वक्त, जो कि क्लास मार्क होता है। यानी कि यहां से क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल से हम निकालेंगे क्लास मार्क, बीच वाली वैल्यू जो कि 12 14, बीच वाली वैल्यू, इनकी बीच वाली वैल्यू को एक्स आई बोला जाता है। ये हो गया 16, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो गया 16 7, ये हो गया 18, ये हो गया 20, और इधर ये हो गया 22, और ये हो गया 24। अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई निकालते हैं। 12 3 जा 36, ये हो गया 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144 हो जाएगा। 18 इंटू 13, 18 3 जा 54, 5 23। ठीक है,
ये हो गया 20f, इसको मैं एक बार अलग लिख देता हूँ, अलग लिख देता हूँ, क्योंकि देखो जब भी हम इसका समेशन है ना, ये सम करेंगे तो 20f तो अनलाइक टर्म हो गई, इसको हम ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया 110 और ये हो गया 96। ठीक है, अब मैं निकालने जा रहा हूं समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि इसका सम क्या बनेगा। देखो 6 + 4 तो 10 हो गया, 4 + 6 10, ये हो गया 20, और +4 24, 24 का 4 आ गया 2 कैरी, तो 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 4 17, 17 + 3 20, और ये हो गया 30, 30 का 0 आ गया, 30 का 0 3 कैरी हो गया, तो 2 + 1 3 + 1 4, 4 + 3 7। मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, क्योंकि जनरली सम में कोई मिस्टेक ना हो जाए, सम की वजह से कहीं पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, 10 + 10 20, 24 4 2 कैरी हो गया, 2 + 5 2 + 3 5 13, 17 17 + 3 20, 20 + 10 30, 30 का 0 आ गया, 3 कैरी हो गया, और इधर 4 4 + 3 7, बिल्कुल ठीक है 704, और ये 20f एज इट इज रहेगा, +20f, +20f। तो अब क्या करना है, मीन हमें दिया ही हुआ है, मीन कितना है 18, मीन की जगह मीन रख दो, इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, जो कि हमारा निकला है 704 +20f, और डिवाइडेड बाई क्या है 40 + f, हम कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 4 जा 720 हो गया, +18f हो गया, इक्वल टू 704 +20f। इसको इधर लाऊंगा तो ये बनेगा 2f, अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो ये तो बन रहा है 2f, यहां लिख देता हूं मैं 2f, और इक्वल टू इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो 16 बन रहा है, और f की वैल्यू 8 आ जाएगी, f की वैल्यू 8 आ जाएगी। बस इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, इसके अलावा तो इसमें और कुछ भी नहीं है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, देन वी विल गेट f इज इक्वल टू 8, f की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो इस तरीके से सोल्व करना था, डायरेक्ट मेथड यूज किया है मैंने इसमें मीन निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 है, इसका पेपर का क्वेश्चन नंबर 36 है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, भाई ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है उसके बॉटम का और उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है। यानी कि इसका डायग्राम में कुछ इस तरीके से बना लेता हूं, ये 20 मीटर पहले हाई बिल्डिंग हो गई, ठीक है, इसके ऊपर वो टावर है, इसके ऊपर वो टावर है, ठीक है। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टावर के बॉटम का है, ये टावर के बॉटम का ये तो दिया हुआ है 45 डिग्री, और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट से हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट निकालनी है, मैं एच मान लेता हूं, हाइट को एच मान लेता हूं इतना, और ये नीचे वाला है 20, 20 ये वाला है, 20 ये वाला है, इसको एक बार के लिए एक्स मान लो, ट्रायंगल का नाम दे दो ए बी सी डी, और सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं ट्रायंगल ए बी सी को, एबीसी को अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस में निकालना चाहता हूं यहां पर, तो टेंजेंट 45 लगा दो, क्योंकि टेंजेंट ही है जो परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट कर रहा है। टेंजेंट 45 1 होता है, एक्स इधर जाएगा, एक्स की वैल्यू सीधा सीधा 20 मीटर निकल गई, एक्स तो निकल गया। अब मैं बात करूंगा कौन से ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में अब एंगल 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर, और वही बेस को रिलेट करना है मुझे, हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है, तो टेंजेंट ही लगाऊंगा मैं, लेकिन एंगल इस बार 60 डिग्री है। तो टेंजेंट 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो कि 20 + h है, 20 + h है इस बार, तो 20 + h डिवाइडेड बाई 20, डिवाइडेड बाई 20
जो कि x है बेस, क्योंकि हम निकाल चुके हैं x इक्वल टू, अब देखो टेंजेंट 60 की वैल्यू हमें याद है √3 होती है, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 प्लस एच इक्वल टू 20 √3, एच की वैल्यू क्या आएगी, ये 20 इधर ले जाकर माइनस कर दो, एच इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, या फिर 20 कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 मीटर, ये हाइट ऑफ द टावर आ गई, हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ओके कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं, बता देता हूं मैं। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। ये आपने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस 3.5 है, फ्रॉम ए पॉइंट P 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, सेंटर से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है इसके सेंटर का और पी का, यानी कि ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, मतलब आधे से ज्यादा खोल के एक इधर आर्क लगाते हैं, एक इधर, और इसी तरीके से इस टाइप से हम लगाते हैं ना, ओ से, ओ को सेंटर मान के इधर आर्क लगाई, फिर पी को सेंटर मान के इधर आर्क लगाई, और इसी तरीके से इधर, इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। फिर यहां पर ये जो लेट एम पॉइंट आया, मिड पॉइंट, एम पी या एम ओ को रेडियस मानकर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होता है। ये बस पार्ट आपको समझा रहा हूं मैं, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है अच्छे से तो आप मेरी एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको, ठीक है। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, लेट ये सर्कल इन पॉइंट्स पे टच कर रहा है, लेट एम, सॉरी एम तो ले चुका हूं मैं, आर और एस ले लेता हूं, आर और एस पॉइंट पर। उसके बाद हमें क्या करना है, ये यहां से आर को ज्वाइन करेंगे और यहीं से एस को ज्वाइन करेंगे, ये दो रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगी, पी आर एंड पी एस आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। बस यही करना था इसके अंदर, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट हम देखते ये मेंसुरेशन का यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखते हैं। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए कोन। एक सॉलिड है जो कि किस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है, ये एक हेमिस्फीयर की फॉर्म में है जिसके ऊपर एक कोन है, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड बेस रेडियस ऑफ कोन, मतलब दोनों की रेडियस, ये वाली, ये किसके इक्वल है, 7 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ऑफ कोन, यानी कि ये कोन की हाइट, ये जो हाइट है, ये हाइट है कोन की, ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, वॉल्यूम निकालना है भाई, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन ले सकते हैं हम क्योंकि आर तो दोनों में सेम ही है, तो 1/3 कॉमन आएगा, देन पाई यानी कि 22/7 कॉमन आएगा, आर स्क्वायर कॉमन आएगा, रेडियस 7 है तो 7 × 7 कॉमन आएगा 49, ठीक है। अब इधर क्या बचा, 2 बच गया और एक आर बच गया, 2r, 2r यानी कि 14, प्लस इधर क्या बचा, आर स्क्वायर तो इधर गया, एच बच गया, एच, एच क्या है 3.5, 3.5, 3.5, या इसको मैं 7/2 लिख लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखो 3.5, 3.5 क्या होता है एक्चुअली, पॉइंट हटाओगे बाई में 10 लगाओगे और अब कट करोगे 5 से, तो 7/2 ही बनेगा ये, तो 7/2 लिख लेता हूं मैं, ज्यादा थोड़ा सा सही इजी रहता है ये, ओके। अब देखिए ये बना 1/3 इंटू 22/7 इंटू 28 प्लस 7 35/2, ठीक है। एक 7 से 7 कट हो गया,
ये 2 से ये 11 पे कट हो गया और कुछ कट नहीं हो रहा है। अब हमें सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। 35 इंटू 7 करते हैं तो 7 3 जा 21, 245 आ गया, 245 आ गया। और इंटू 11 करेंगे, ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इंटू 11 करेंगे तो 5 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 4 6 और 2 डिवाइडेड बाई 3 भी है, क्योंकि ये 3 भी तो बचा हुआ है। यहाँ लिख देता हूँ 2695 डिवाइडेड बाई 3, या इसको मैं लिख सकता हूँ 3 8 जा, फिर 2 बचेगा, 3 9 जा, फिर से 2 बचेगा, फिर 3 8 जा, फिर 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो पॉइंट लगाकर 333 सेंटीमीटर क्यूब, 898 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस 2019-2020 के एग्जाम में आए थे टर्म 2 के सिलेबस से, वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस सीरीज को किसी भी हाल में मिस ना करें। इस सीरीज के लिए आप 20 से 25 मिनट जितना भी टाइम लगता है इसमें, वो टाइम आप बचा कर रखें, वो टाइम आप जरूर इसमें लगाएं। ये पूरा का पूरा एक क्रैश कोर्स की तरह होगा, सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है, हर एक चैप्टर इसमें कवर हो जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं कल बिल्कुल उसी टाइम पर 8 बजे। ओके, ऑल द बेस्ट।